Hello, everybody. Welcome back. Hi, this is Ankit Jain. I'm an English trainer. वीडियो के सीरीज में आज अगेन हम इंग्लिश में कुछ नया सीखने वाले। आज के वीडियो में एक और क्वेश्चन वर्ड है विच वी आर गोइंग टू कवर, जो आज हम लोग करने वाले हैं। द क्वेश्चन वर्ड विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज WHO यानी हु। इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ हमें अलग अलग वैरायटी में सेंटेंस बनाते आना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन वर्ड हम कवर करेंगे दैट विल बी हु यानी WHO। इस क्वेश्चन वर्ड को मैं पढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी या एक एग्जाम्पल के थ्रू इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड को हम सीखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। अच्छे से सुनना और समझना ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं 2 दिन पहले अपने दोस्त के घर गया था। अगर इस बात को देखा जाए तो ये पास्ट की बात है। 2 दिन पहले गया था यानी मैं ऐसा बोलूंगा आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम बिफोर 2 days। जब मैं उसके घर गया व्हेन आई वेंट टू हिज होम, मैंने उसके घर पे एक गिटार देखा। आई सा अ गिटार एट हिज होम। मेरे हर इंग्लिश में बोले जाने वाले सेंटेंस को भी आप जरूर सुने ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लैंग्वेज के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है। आप जैसे हिंदी जितनी भी आज जानते और बोलते हैं उसमें से एक्चुअल जो आपने सीखी है वो 10 to 20% है, बट जितना आप बोलते उसमें से 75 से 80% पार्ट वो है जो आपने सुना है। इंग्लिश में हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बट वी आर इन कॉन्टेक्ट विद समबडी who speaks English language, who has knowledge of English। तो आप जब when you start hearing and when you start listening to people in your life, so what happens if you have knowledge of English, अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो जब कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो सेम सेंटेंस आपकी लैंग्वेज का भी पार्ट हो सकता है। तो उस मोमेंट पे क्या होता है, अगर उसने जो बोला वो आपको समझ में आ गया इन सेम वैरायटी का सेंटेंस जब आपको अपनी लाइफ में when you need to speak that sentence in your language, you do not have to think, it automatically comes out। ये बाहर आता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने उसके घर पे गिटार देखा। I saw a guitar at his home। अब मैंने जब देखा तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई ये गिटार तू बजाता है क्या? गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें जनरली बजाना इंग्लिश लैंग्वेज में प्ले होता है। तो एक्शन बनेगा प्ले द गिटार। तो कैसे पूछूंगा? मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि यार तू गिटार बजाता है क्या? तो ये सेंटेंस लाइफ का है क्योंकि लाइफ के बारे में पता कर रहे हैं, तो बनेगा डू यू प्ले द गिटार। अगर आपका लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग डू और डस के लिए मेरे वीडियो नंबर 1, 2, 3 को जरूर देखें। तो मैंने क्या बोला? डू यू प्ले द गिटार। आपको पास्ट अच्छे से सीखना है तो आप डिड जरूर देखें। डिड का जो वीडियो है, डिड का एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। तो मैंने जब उससे पूछा कि डू यू प्ले द गिटार, तो उसने मुझे एक छोटा सा जवाब दिया कि नहीं अंकित, मैं नहीं बजाता हूं। नो आई डू नॉट प्ले द गिटार। तो अब उस मोमेंट पे मैं उसके घर में जितने मेंबर है सबके बारे में अलग अलग क्वेश्चन थोड़ी पूछूंगा कि तेरे पापा बजाते हैं क्या? पापा के बारे में ना आ गया तो तेरी मम्मी बजाती है क्या? मम्मी के बारे में उसने ना बोल दिया कि ब्रदर बजाता है क्या? ऐसा इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा वहां होने वाला नहीं। जब मैंने उससे पूछा कि तू गिटार बजाता है क्या भाई, डू यू प्ले द गिटार, एंड व्हेन ही आंसर्ड कि नो आई डू नॉट प्ले द गिटार, तो एट दैट मोमेंट मेरी माइंड में जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि जब तू नहीं बजाता है तो फिर ये कौन बजाता है? मैंने उससे पूछा कि फिर ये गिटार कौन बजाता है। इस केस में क्या हुआ समझना। जब मैंने ऐसा पूछा कि गिटार कौन बजाता है, उस केस में यह हुआ कि मैंने उससे डायरेक्टली वो गिटार बजाने वाला पर्सन कंफर्म कर लिया है। जैसे मेरे यहां पे कोई व्यक्ति आया है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट कोई व्यक्ति पहली बार आया
और जब उसने मेरी क्लास में अबेकस भी लगा हुआ देखा, अबेकस एक टूल है जिससे बच्चे अरिथमेटिक कैलकुलेशन सीखते हैं, एंड आई ऑल्सो टीच अबेकस. इट मीन्स आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एज वेल एज एन अबेकस ट्रेनर. मैं अबेकस ट्रेनर भी हूँ. आई हैव बीन टीचिंग अबेकस फॉर मोर देन 9 ईयर्स. मैं 9 ईयर्स से अबेकस भी पढ़ा रहा हूँ. तो उसने जब वो अबेकस देखा मेरी क्लास में लगा हुआ, क्या अंकित ये अबेकस लग रहा है, तो इसको कौन पढ़ाता है? उसने मुझसे नहीं पूछा कि तू पढ़ाता है कि, अगर वो मुझसे पूछता तो पूछेगा डू यू टीच अबेकस. लेकिन उसने डायरेक्टली, कभी कभी हम डायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते. जब उसने अबेकस देखा मेरी क्लास में लगा हुआ तो उसने मुझसे पूछा कि अंकित ये अबेकस कौन पढ़ाता है. इस केस में क्या हुआ? इस केस में उसने मुझसे अबेकस पढ़ाने वाला, अगर देखा जाए तो व्यक्ति कंफर्म करना चाहा. व्यक्ति यानी इंसान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन. कभी कभी कुछ ऐसे केस आते हैं जहां हमें लोगों से डायरेक्ट वे में यानी डायरेक्टली हमें काम करने वाला पर्सन कंफर्म करना पड़ता है. इस केस में उसने यही किया. जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये गिटार कौन बजाता है, तो इस केस में मैं गिटार बजाने वाला पर्सन फाइंड आउट कर रहा हूं. जब उसने मुझसे पूछा कि ये अबेकस कौन पढ़ाता है, तब इस केस में मैं अबेकस पढ़ाने वाला पर्सन फाइंड आउट कर रहा हूं. जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको कोई काम करने वाला पर्सन फाइंड आउट करना है, मतलब आपको पता नहीं कि इस काम को कौन करता है. जैसे कितनी बार हम लोगों से पूछ लेते कि सर आपकी फैमिली कौन चलाता है, अगर आपको नहीं पता है. किसी ने बोला सर मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, आई एम फ्रॉम जॉइंट फैमिली, देयर आर 18 मेंबर्स इन माय फैमिली. मेरी फैमिली में सर 18 मेंबर्स हैं. तो आप उससे पूछ सकते हैं कि फिर 18 मेंबर आपकी फैमिली में हैं, तो फिर खाना कौन बनाता है, घर के कामकाज कौन करता है. जब आपने ऐसा पूछा कि खाना कौन बनाता है, तो कौन का मतलब है वो खाना बनाने वाला पर्सन फाइंड आउट करना. जब आपने पूछा है कि घर के कामकाज कौन करता है, तो उस केस में आप घर के कामकाज करने वाले पर्सन को पता कर रहे हो. जब हमें कभी ऐसा मौका आ जाए कि हमें काम करने वाला व्यक्ति ही पता करना है, व्यक्ति को इंग्लिश में हम पर्सन बोलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में वी हैव अ क्वेश्चन वर्ड विच इज वेरी सिंपल. और वो जो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है, जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं, जिससे हमने अपने वीडियो की शुरुआत करी है, ये क्वेश्चन वर्ड, ये 16 नंबर का क्वेश्चन वर्ड है मेरी क्लास का. ओके, ध्यान रखना, 16 नंबर का क्वेश्चन वर्ड है. WHO. WHO को इंग्लिश लैंग्वेज में हु बोलते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में हु कब यूज किया जाता है? जब हमें कोई काम करने वाला व्यक्ति ही पता करना है, जब हमें कोई काम करने वाला पर्सन ही पता करना है. यहां पे बात किसी भी वैरायटी की हो सकती है, वो लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, पास्ट, वर्क फिनिश्ड, या एनी अदर कोई भी इंग्लिश की वैरायटी हो सकती. मैंने अभी तक आई हैव टॉट यू 6 वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस सो फार. दैट्स व्हाई मैंने अभी आपको वही नाम काउंट करवाए हैं. तो आपने जब पूछा कि सर ये गिटार कौन बजाता है, आपके घर के कामकाज कौन करता है, तो इस क्वेश्चन में आप घर के कामकाज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं. इस क्वेश्चन में जब मैंने पूछा कि अबेकस कौन पढ़ाता है, तो इस केस में आप अबेकस पढ़ाने वाला पर्सन पता कर रहे हैं. तो बहुत जगह ये क्वेश्चन वर्ड यूज में आता है. जब हमें काम करने वाला व्यक्ति पता करना है, किस काम को कौन व्यक्ति, तो कौन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड है वो वर्ड है हु. अब मेरी बात समझना ध्यान से. जो ये क्वेश्चन आप बना रहे हो, इस बार ये ऐसा क्वेश्चन है, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए, हमेशा हमारे पास सेंटेंस में पर्सन रहे हैं. कौन कौन से पर्सन है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ये इंग्लिश में पर्सन है, जिसे आप इंग्लिश की लैंग्वेज में प्रोनाउन बोलते हैं. ये पर्सन से. तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, हर एक सेंटेंस में हमारे पास पर्सन रहे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. आज हम एक ऐसा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास पर्सन नहीं है, हम पर्सन ही पता कर रहे हैं. समझना, इस
वैरायटी से आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा क्वेश्चन भी हमें बनाने को आ जाता है जिसमें आपके पास पर्सन नहीं है, क्योंकि एक पर्सन का होना सेंटेंस में बहुत ज़रूरी होता है। पर्सन को आप इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जिससे आपका सेंटेंस शुरुआत होती है। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है सेंटेंस का जिसमें जो भी एक्शन है वो व्यक्ति उसे परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं ना डूअर, तो वो यही है। तो मेरी बात समझना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में आ जाते हैं जिनमें आपके पास पर्सन ही नहीं होते हैं, मतलब आपके पास कुल मिलाकर सेंटेंस में क्या ही नहीं होता है, सब्जेक्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाओगे कैसे? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट देखकर ही तो टाइम वर्ड लगाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे लाइफ का क्वेश्चन बनाना है तो हम आई यू वी दे के लिए डू लगाते हैं, थर्ड पर्सन ही शी इट के लिए डस लगाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में यू के लिए आर है, थर्ड पर्सन के लिए इज है, वर्क फिनिश में यू के लिए हैव है, थर्ड पर्सन के लिए हैज़ है, वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट में यू के लिए वर है, थर्ड पर्सन के लिए वॉज है। ये आप लोगों ने सीखा है। पास्ट ओनली पास्ट में यू के लिए डीड है, थर्ड पर्सन के लिए भी डीड है। ऐसे फ्यूचर में यू के लिए विल है और थर्ड पर्सन के लिए भी विल ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जहां थर्ड पर्सन के लिए टाइम वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, पर जहां चेंज हो रहा है वहां तो कंफ्यूजन रहेगा कि सर जब पर्सन ही नहीं तो क्वेश्चन बनाऊंगा कैसे। तो पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी एट ऑल। जब आपने पूछा कि सर आपका घर कौन चलाता है, आपकी फैमिली कौन चलाता है, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये गिटार कौन बजाता है, तो उस कौन के लिए, कौन का मतलब क्या हुआ, पर्सन, तो उसके लिए क्या वर्ड हो गया, हु। अब सेंटेंस की वैरायटी देखो। मैंने जब उससे पूछा कि गिटार कौन बजाता है, तब ये बात हमारे लिए लाइफ की हुई है, यानी प्रेजेंट की। लाइफ की जब ये हमारे लिए बात है तो इंग्लिश लैंग्वेज में लाइफ के जब काम करने वाला पर्सन हमें पूछना है। जैसे सपोज आपने मुझसे पूछा कि सर ये अबेकस कौन पढ़ाता है आपके यहाँ, तो आपने क्या पूछा, फॉर एग्जाम्पल किस काम को कौन करता है। अगर हम कोई भी काम करने वाला व्यक्ति पूछ रहे हैं तो हु लगा देंगे, लेकिन सेंटेंस की वैरायटी तो देखना पड़ेगी ना कि वैरायटी क्या है। जैसे आपने बोला कि सर आपका घर कौन चलाता है, तो ये किसी एक दिन की बात तो है नहीं कि कल परसों की किसने चलाया, आने वाले फ्यूचर की भी नहीं, ये लाइफ की बात है कि किसी काम को कोई भी व्यक्ति लाइफ में करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम लाइफ का पार्ट होता है। अब देखो इस वीडियो में मैं लाइफ नहीं समझा रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जिनके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहले ये क्लियर करो फिर इस वीडियो को देखें। तो आपने जब पूछा कि सर अबेकस कौन पढ़ाता है, तो ये बात अगर देखा जाए तो कहाँ की हुई है, लाइफ। अब देखना मेरी बात, जब हम लाइफ का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके पास दो टाइम वर्ड है, एक डू है और दूसरा क्या है, डस। ये दो टाइम वर्ड है। आप डू किसके लिए लगाते हैं लाइफ में, आई यू, बाद में जाकर आपने सीखा था वी और दे। और डस किसके लिए लगाते हैं, तो ही शी और इट। अब ये क्वेश्चन जब बना रहे हैं कि सर अबेकस कौन पढ़ाता है, तो भैया इसमें तो पर्सन ही नहीं है ना, क्योंकि पर्सन ही तो पूछ रहे हैं। इस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे होता तो डू लगा देते हैं, ही शी और इट होता तो डस लगा देते, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट ही नहीं। तो बहुत सिंपल, एक छोटी सी बात में आपको मैं समझाता हूं। यहां कोई पर्सन नहीं है, मतलब इस सेंटेंस में पर्सन कैसा है, जीरो पर्सन है। जब पर्सन ही नहीं तो क्या मानेंगे उसे, जीरो। ठीक है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आप इंग्लिश में बनाते हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस जब बनते हैं तो आपके पास क्वेश्चन वर्ड जरूर होगा, क्योंकि अगर वहां क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है तो फिर वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। जब पर्सन नहीं होता है और अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चंस बनता है तो फिर उसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे से बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पर्सन फाइंड आउट करना है तो एक तो हु से बनेगा, देखो पर्सन व्यक्ति पता करना है तो हु से बनेगा, और थिंग्स पता करना है तो व्हाट से बनेगा। व्हाट से भी बनता है इंग्लिश में, बहुत सारे क्वेश्चन बोलते हैं ना। जैसे एक सेंटेंस आपने सुना इंग्लिश में, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपेंड, व्हाट विल हैपन। इस सेंटेंस में देखो कहाँ सब्जेक्ट है,
क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे सेंटेंस बनाते सीखेंगे इस क्लास में कि बिना सब्जेक्ट के कोई क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो ये सीखना है, तो बहुत आसान है समझना। जब किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई क्वेश्चन बना रहे हो और आपके पास सेंटेंस में पर्सन नहीं है, यानी ये एक भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास पर्सन कैसे हो गए, जीरो। तब ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि जब 0% वाली स्थिति आ जाती है, तो एक छोटी सा हिंट दे रहा हूं, ऐसे सेंटेंस बनाते समय आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वो 3rd पर्सन वाला रूल्स फॉलो करना है इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए, जब आपके पास पर्सन नहीं है। कौन से पर्सन वाला, 3rd पर्सन। और 3rd पर्सन में भी मेरे 3rd पर्सन, मेरे 3rd पर्सन कौन है, तो ही शी इट है। मेरे 3rd पर्सन ही शी इट, ध्यान रखना। मैंने दे को 3rd पर्सन में नहीं रखा है, होता 3rd पर्सन है पर नहीं रखा है। आप वी और दे का वीडियो प्रॉपरली देखे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, सो डोंट वरी, इट इज ध्यान रखना। तो जब आपके पास पर्सन ही नहीं है, तब ऐसे केस में ध्यान रखें कि अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो फिर आपको वो रूल्स फॉलो करना है जो रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में आप किसके लिए फॉलो करते हो, 3rd पर्सन के लिए। वैसे पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली 4 वैरायटीज है, लाइफ, प्रोग्रेस, वर्क फिनिश्ड और वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट, जहां पे आई और यू के लिए और ही शी और इट के लिए आपके टाइम वर्ड बदल जाते हैं, बाकी पूरी इंग्लिश में नहीं बदलते हैं। जैसे हमने अभी तक इतने ही पढ़े हैं, अभी तो बहुत सारे टाइम वर्ड्स पढ़ेंगे हम, कैन पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, मे, माइट, मस्ट पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अभी तो हमें इंग्लिश में वुड पढ़ना बाकी है, तो ये सारी चीजें मिलेगी, डोंट वरी। तो क्या बात सिखाई मैंने आपको, ऐसे सेंटेंस बनाते समय जब आपका पर्सन 0 है, पर्सन नहीं मतलब 0%, तो हमें कौन से पर्सन वाला रूल्स लगाना है, 3rd पर्सन। 3rd पर्सन में भी कौन, ही, शी और इट वाला। अब लाइफ का सेंटेंस जब हम बनाते हैं तब ही, शी, इट के लिए आपका टाइम वर्ड है डज। आप अगर एक सेंटेंस बनाते सीख गए तो सारे खुद बना लोगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम क्वेश्चन बना रहे, तो हु लिखा, अब हु के बाद हम टाइम वर्ड क्या रखेंगे, तो डज रखेंगे। डज के बाद क्या आता है, ही, शी, इट, तो वो तो है नहीं ना, वो तो हम कंफर्म कर रहे हैं पर्सन। तो फिर पीछे क्या आता है, एक्शन, तो फिर डायरेक्टली यहां पे एक्शन रख देंगे। कैपिटल में नहीं लिख सकते बट मैं लिख रहा हूं हाईलाइट करने के लिए। ओके, तब ऐसा एक फॉर्मेट बनेगा, कैसे बनेगा, हु डज एक्शन। बोलिए मेरे साथ, क्या बनेगा, हु डज एक्शन। आई बात समझ में, ये एक फॉर्मेट बनेगा कब, जब हमें लाइफ के किसी काम को करने वाला पर्सन पूछना है। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, मुझे आपसे पूछना है कि अगर आप एक स्टूडेंट है, मुझे पूछना है कि आपको पढ़ाता कौन है, आपको साइंस कौन पढ़ाता है। आप एक स्टूडेंट और आपको पॉकेट मनी मिलती, तो मैंने पूछा कि आपको पॉकेट मनी कौन देता है। ऐसे मुझे आपसे पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फैमिली कौन चलाता है। मुझे आपसे पूछना है कि आपके घर के कामकाज कौन करता है। आप ये गिटार नहीं बजाते तो फिर गिटार कौन बजाता है। आपको मुझसे पूछना है कि सर आपकी एब्सेंस में आपके ऑफिस की देखभाल कौन करता है, अबेकस कौन पढ़ाता है। आपको मुझसे पूछना है कि सर ये जो यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रहे हैं, सर ये वीडियो कौन शूट करता है, ये यूट्यूब पे ये वीडियो कौन अपलोड करता है। तो ये सारे सेंटेंस मैंने लाइफ में पूछे हैं। तो कैसे बनेगा, हु, फिर क्या लगाएंगे, डज, और क्या लगा देंगे, एक्शन। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि सर वो गिटार कौन बजाता है, तो बनेगा हु डज प्ले द गिटार। पर मेरी बात यहां समझना, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया ये 100 नहीं 101% करेक्ट है। पर सुनना ध्यान से, इंग्लिश लैंग्वेज में डज एक ऐसा टाइम वर्ड है, अगर हम चाहे तो इसे यहां से हटा भी सकते, बट सुनना, अगर हम इसे यहां से हटाते हैं तो ये जब यहां से हटेगा तो अपनी कमी को किसी और के साथ देकर जाएगा, मतलब कमी को पूरा करेगा। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक तो डस और एक डीड, दो ऐसे टाइम वर्ड है जो आपने देखा हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आते, डू, डज और डीड तीनों। बट ये अपने एट्रीब्यूट मतलब अपने फॉर एग्जाम्पल तत्व एक्शन के साथ देकर जाते। पूरी इंग्लिश में सुनना,
ऐसा होता है कि टाइम वर्ड लगाते हैं तो एक्शन में चेंजेस होता है, लेकिन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में डू डस और डिड ऐसे टाइम वर्ड है कि इनको हटाते हैं तो एक्शन में चेंजेस होता है। तो समझना, इस सेंटेंस को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ऐसा बोलते नहीं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो बोलते कैसा है, तो फिर ऐसे बोलेंगे हु। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली ये डस बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि हु डस टीच अबेकस, हु डस रन योर फैमिली। तो मैं यहां से क्या हटा रहा हूं, डस। अब मैं डस हटा रहा हूं तो इसके हटाने से जो इसकी कमी है वो किसके साथ पूरे करेंगे, एक्शन के साथ। आपने डस वाली एक्सरसाइज पढ़ी ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव सेंटेंस में डस नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस एक्शन में डस का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, डस की कमी को। तो इस केस में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ हम डस नहीं लगाते हैं, बोलते नहीं है ऐसा। तो हु के बाद हम डायरेक्टली लगेंगे एक्शन, और डस हटा रहे हैं तो डस के कारण एक्शन में लगा देंगे एस या एस। मैं आगे एक छोटी सी चीज़ और सिखाऊंगा, एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको हु को अच्छा लर्न करने की, अच्छे से आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी हु के साथ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको एक अच्छी सी ट्रिक सिखाऊंगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी हु के साथ। तो अब ये फॉर्मेट ऐसा बन गया है, अब ये ऐसा बन गया है जो मैंने बोर्ड पे लिखा। अब इसको इस फॉर्मेट में ज्यादा बोला जाता है, हु एक्शंस। ऐसा कब होता है, जब आप अकेला हु बोलते हैं और आपको काम करने वाला पर्सन पता करना है, तो लाइफ में बोलना है, तो क्या करते हैं, इस डस को यूज नहीं करते। देखो रूल्स कौन सा यूज करना है, थर्ड पर्सन वाला। तो थर्ड पर्सन के हिसाब से ध्यान रखना, थर्ड पर्सन के क्या रूल्स है। अब देखो लाइफ का सेंटेंस देखना, लाइफ का थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव सेंटेंस है ही, शी और इट। एक्शन में क्या लगाते हो, एस या एस, ये पॉजिटिव सेंटेंस। मेरी बात समझना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। यहाँ ये पर्सन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इनका रूल्स लगाना है, ऐसा कैसा रखो। अब यहाँ तो पर्सन है, अब हमें पर्सन पता करना है। पर्सन पता करने के लिए क्या वर्ड है, हु। तो आप क्या करो, पर्सन हटा दो यहाँ से, यहाँ पर्सन हटा दो और पर्सन पता करने वाला वर्ड लगा दो। तो पर्सन पता करने वाला क्या वर्ड है, हुई तो है। ये क्वेश्चन बन गया, हु एक्शंस बन गया। तो ऐसे बनेगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, थोड़ा तो मजा आएगा, बट ध्यान रखना ऐसे, हु के बाद एक्शन में क्या लगा के बोलना, ऐसे। क्योंकि रूल्स कौन सा है, डस वाला। हम डस को यूज नहीं करें, बाकी केस में यूज करना पड़ेगा। क्यों, देखो अगर जैसे आप वर्किंग प्रोग्रेस में बोलोगे तो आपको ईज लगाना पड़ेगा, लेकिन बिना ईज लगाए एक्शन में आईएनजी नहीं आएगा, तो ईज नहीं हटा सकते। फिर वर्क फिनिश यानी इफेक्ट में बात को बोलना है तो हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना हैज लगाए थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता। फिर फ्यूचर में बोलना है तो विल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ तो एक ही बात है, थर्ड पर्सन के लिए भी विल ही, बिना विल लगाए फ्यूचर का सेंस नहीं आएगा। वर्किंग प्रोग्रेस पास बोलना है तो वॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना वॉज के आईएनजी भी नहीं आएगा। बस दो जगह ध्यान रखना, एक तो लाइफ में और एक पास्ट में। पास्ट में क्या टाइम वर्ड है, डिड, तो डिड भी नहीं आएगा। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल बता दूंगा, और अगर टाइम मिला तो मैं सबके साथ एग्जाम्पल दे दूंगा, वीडियो को पूरा देखे। तो ऐसा बनेगा पहला सेंटेंस। पहला वही सेंटेंस बनाता जो मेरे दोस्त ने पूछा कि अंकित ये गिटार कौन बजाता, मैंने पूछा सॉरी उससे कि गिटार, तो ऐसा बोलेंगे हु, सॉरी थोड़ा सा बॉडी इशू कर रहा है, ऐसे बोलेंगे आप, हु प्लेज द गिटार, कि गिटार कौन बजाता है। तो ऐसे बोलेंगे कि सर ये गिटार कौन बजाता है, हु प्लेज द गिटार। सर ये अबेकस कौन पढ़ाता, अबेकस पढ़ाना टीच अबेकस होता है, तो ऐसा बनेगा हु टीचेस अबेकस, ऐसा बन जाएगा। सर आपकी फैमिली कौन चलाता है, चलाना रन होता है, तो रन बनेगा रन्स, हु रन्स यूर फैमिली। मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि हु रन्स योर फैमिली, आपकी फैमिली कौन चलाता है। जो व्यक्ति चलाता है उसका नाम लगाकर जवाब देना। अब यहाँ जवाब कैसे दोगे सीखना। ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हु के बाद एक्शन में एस येस आया तो अपने आंसर में भी एस या ईएस आए, नहीं। किसी ने जैसे पूछ लिया मुझसे डायरेक्टली सर अबेकस कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स अबेकस, अब ये अबेकस पढ़ाता तो मैं ही हूँ, तो जवाब तो आई से आएगा। तो आई के बाद तो लाइफ में ओनली एक्शन आता है, जबरदस्ती ऐसी एस मत लगा देना।
तो बोलूँगा आई टीच अबेकस। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि हु रन्स योर फैमिली, और आपको जवाब जैसे मेरी फैमिली मेरे डैडी चलाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि माय फादर। अब पापा चलाते तो पापा तो थर्ड पर्सन हुए ना, तो मेरी फैमिली तो मेरे डैडी चलाते हैं, तो माय फादर रन्स माय फैमिली, ऐसा बोलूँगा। अब पापा थर्ड पर्सन है, ध्यान रखना। जैसे सपोज मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास कार है, समबडी हैज़ ए कार, तो मैंने बोला सर आप कार चलाते हैं, डू यू ड्राइव द कार? बोला नहीं सर, एक्चुअली आई डोंट ड्राइव द कार बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू ड्राइव अ कार। तब मैं डायरेक्टली पूछूंगा कि फिर ये कार कौन चलाता है भाई, हु ड्राइव्स द कार? तो उसने बोला कि सर एक्चुअली मेरा छोटा ब्रदर चलाता है, माई यंगर ब्रदर ड्राइव्स द कार। ऐसा बनेगा जवाब कि माई यंगर ब्रदर ड्राइव्स द कार, ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे बनाइए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु रन्स योर फैमिली? आप चलाते हो तो ऐसा बोलना आई रन माई फैमिली। लेकिन आपके पापा चलाते हैं तो आप बोलेंगे माय फादर रन्स माय फैमिली। दो लोग अगर चलाते हैं, पापा और भी कोई हो सकता है ना, आप जॉइंट फैमिली से दो लोग मिल कि सर मेरे पापा और मेरे अंकल चलाते हैं, तो माय फादर एंड माय अंकल। अब देखो पापा और अंकल बोला है ना, तो दो लोग हो गए, तो वो दे बन गए, तो दे बन गए तो फिर यू वाला रूल्स आएगा, तो एस नहीं आएगा। माय फादर एंड माय अंकल रन माय फैमिली, फिर ऐसा बनेगा। गॉट माय पॉइंट? समझना मेरी बात को, अच्छे से समझना, अच्छे से देखिएगा। तो ऐसे हमें बनाना है तो लाइफ। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इनके साथ। देखो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कुछ एक्शंस लीजिए और बनाइए अलग अलग एक्शंस। जैसे आप पूछिए कि सर वो आपके घर की देखभाल कौन करता है? देखभाल करना क्या बनता है? जैसे आपके परिवार की देखभाल को, किसी भी चीज की देखभाल करना इंग्लिश में बनता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का एक्चुअल मतलब होता है टेक केयर, ध्यान रखना। ओके, टेक केयर होता है लुक आफ्टर का मतलब। लेकिन हाँ, इसे हम ऐसा नहीं बोलते, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट टेक केयर, तो वहां पे उसे हम ये नहीं बोल सकते गुड नाइट लुक आफ्टर, ऐसा नहीं बोल सकते, वो तो टेक केयर ही बोलना पड़े। बट इसका मतलब टेक केयर होता है ख्याल रखने से, देखभाल करना। तो आपने बोला सर आपकी फैमिली की देखभाल कौन करता है? हु लुक्स आफ्टर योर फैमिली। तो मेरी फैमिली की देखभाल मेरे मेरे पापा करते हैं, माय फादर लुक्स आफ्टर माय फैमिली। लेकिन आपने बोला सर आपके बेटे की देखभाल कौन करता है? हु लुक्स आफ्टर योर सन। तो मेरे बेटे की देखभाल वैसे देखा जाए तो मेरी वाइफ ज़्यादातर तो वही करती है, बिकॉज मैं कुछ अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, बट हाँ दोनों करते हैं वैसे तो। अगर मैं खाली माय वाइफ बोलूँगा तो थर्ड पर्सन वाला बनेगा कि माय वाइफ लुक्स आफ्टर माय सन। बट मैंने बोला कि मेरी वाइफ और मैं, देखो मेरी वाइफ और मैं अगर बोलना तो ऐसा बोलूँगा माय वाइफ एंड आई, ऐसा नहीं बोल सकता माय वाइफ एंड मी। क्यों नहीं बोल सकते समझो, जब मैंने पहले माय वाइफ बोला है तो सब्जेक्ट है, तो अपना नाम भी सब्जेक्ट में रखना पड़ेगा, और मैं सब्जेक्ट अगर हूँ तो आई हूँ। अगर मैंने माय वाइफ एंड मी बोल दिया तो मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट से कैसे सेंटेंस स्टार्ट होगा? ये एक बहुत कॉमन सी एरर है इंग्लिश में। माय फादर एंड मी, ना माय फादर एंड आई, मी नहीं होता है, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट तो एक्शन के बाद होता है, तो ऐसे गलती नहीं करना हमें। तो ऐसा बनेगा अक्सर माय फादर लुक्स आफ्टर माय फैमिली, माय वाइफ एंड आई लुक आफ्टर माय सन, सॉरी माय वाइफ एंड आई लुक आफ्टर आवर सन। अब दोनों का हो गया ना, तो वो बन जाएगा। तो दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। तो लाइफ में ऐसे सेंटेंस बनेंगे। अब बनाओ। अच्छा, लाइफ में कितनी भी वैरायटी हो, और भी अलग अलग वैरायटी हो लाइफ की, और भी जैसे मैंने अभी तक लाइफ में आप लोगों को 3 वैरायटी के वर्ड पढ़ाए, लाइक, लव और वांट, तो उनसे भी बनेंगे। हु लाइक्स, हु लव्स, हु वांट्स, बनेंगे सेंटेंस। अभी तो आगे और लाइफ में देखो, इंग्लिश में लाइफ एक ऐसी वैरायटी है जिस पे लगभग 10 एक्सरसाइज बनेगी, लाइक, लव, वांट, नीड, हैव, ये हैव टू, बहुत सारी वैरायटी है, नो बनेगी। आप आगे देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग, तो ध्यान रखना। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना, आपके हाथ में कोई चीज और किसी से पूछता है कि ये किसको चाहिए, तो बोलेंगे ना हु वांट्स दिस। कैसे बनेगा? हु वांट्स दिस, ये किसे चाहिए, ये किसको चाहिए, तो ऐसे ही बोलते हैं। चलो, ये तो मैंने लाइफ में बनाया। आगे बढ़े यहाँ से, आपकी इजाजत हो तो। ध्यान रखना प्लीज, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं, सो मंदसौर मध्य प्रदेश में माय इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। You can come make a visit to my office and you can join offline classes. If you want online classes, then you can contact me at this given number.
ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग शॉर्टली, नेक्स्ट मंथ हो सकता है या उसके बाद भी हो सकती है। वैसे फ़िलहाल अभी आप सीखिए एक बार बेसिक चीज़ें, फिर आप ऑनलाइन के लिए, बट फिर भी फ्यूचर में इफ़ यू रिक्वायर, इफ़ यू वांट, इफ़ यू नीड, देन प्लीज़ मेक अ कॉन्टेक्ट। अब देखो ये तो मैंने लाइव बनाया, मान ले यही बात प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस में कैसे, एग्जाम्पल सुनिएगा मेरा, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज किसी दिन क्या हुआ, मैं क्लास से बाहर था, मेरी जो वाइफ है शी इज़ इन द किचन, वो किचन में, और मेरा बेटा भी वहीं अराउंड आसपास खेल रहा है, बट रूम में से टीवी की आवाज़ आ रही चलने की। तब मैंने उस मोमेंट पे अपनी वाइफ से पूछ लिया, मैं ये यहाँ है तो टीवी कौन देख रहा है, टीवी कौन देख रहा है, मतलब क्या पूछ रहा हूँ मैं, टीवी देखने वाला पर्सन। मैं सपोज किसी दिन क्या हुआ कि जब क्लास पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग द क्लास, somebody केम टू माई ऑफिस, कोई व्यक्ति आया, और वैसे यूजुअली वाइल टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस आई डू नॉट लीव माई क्लास, में बहुत रेयर केस में छोड़ता हूँ अपनी क्लास, बहुत अर्जेंट होता है कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा, आई हैव टू लीव। मान लेते कोई आया, अर्जेंट था, मैं गया, आई वेंट। अब जब मैं बाहर गया तो क्लास में से आवाज़ आना शुरू हो गई। जब आवाज़ आना शुरू हो गई तो मुझे बाहर से ही बोलना पड़ा कि कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है। जब मुझे ऐसा पूछना पड़ा कि कौन चिल्ला रहा है, तो सेंटेंस सुनिए, इस सेंटेंस को मैंने प्रोग्रेस में पूछा है, वर्क इन प्रोग्रेस में। जब सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेते किसी दिन मेरी क्लास चल रही है लेकिन मैं क्लास के बाहर हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे पूछ लिया, बेटा तू बाहर खड़ा है तो फिर क्लास में कौन पढ़ा रहा है, क्लास में कौन पढ़ा रहा है। जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो ये सेंटेंस आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी ये लाइफ में प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस समझते हैं, कंटिन्यूअस, मेरी लैंग्वेज में इसे मैं प्रोग्रेस बोलता हूँ, एमिजा। अगर आपको अच्छे से प्रोग्रेस क्लियर करना है तो वीडियो नंबर 4 और 5 देखिएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि कौन पढ़ा रहा है, तो कौन तो क्या बन गया, हु, सेंटेंस प्रोग्रेस है, पर्सन तो है ही नहीं ना, पढ़ाने वाला पर्सन ही तो पूछ रहे कौन पढ़ा रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस में थर्ड पर्सन यानी ही शी इट का अगर देखा जाए तो क्या टाइम वर्ड है, इज, तो फिर हु के बाद क्या लगाओगे, इज, और इज लगाओगे तो एक्शन में क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ हमने डस हटाया था, यहाँ नहीं हटा सकते क्योंकि ये आईएनजी का आने का कारण ही इज है, ऑटोमेटिकली थोड़ी आया। डस एक ऐसा टाइम वर्ड है, डीड एक ऐसा टाइम वर्ड है जिनको अगर हम हटाते हैं तो उनके कारण एक्शन में बदलाव होता है। बाकी ये टाइम वर्ड ऐसे कि जब इन्हें लगाएंगे तो बदलाव एक्शन में होगा, तो ऐसा बनेगा हु इज एक्शनिंग, गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे बनेगा कि सर कौन पढ़ा रहा है, ऐसा पूछना है तो बनेगा हु इज टीचिंग। सर कौन आ रहा है, जैसे सपोज मुझे कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे मिल गया, तो मैंने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल सर कोई आ रहा है, तो मैंने पूछ लिया कौन आ रहा है, तो हु इज कमिंग। आई बात समझ में। हम किसी दिन रेस्टोरेंट गए, लगभग सभी लोग आ गए टेबल पे बैठे हुए, तो मैंने बोला भाई ऑर्डर दो ना, अब कौन आ रहा है, तो हु इज कमिंग, ऐसे बन जाएगा। खाना कौन बना रहा है, सर हु इज मेकिंग फूड। कौन चिल्ला रहा है, हु इज शाउटिंग। ध्यान रखना, तो ये छोटी छोटी चीजें में समझने की जरूरत है। सपोज मान लेते हो मैं अपनी कार से कहीं गया, जब अपनी कार से कहीं गया हूँ किसी दिन, अब अचानक मेरे डैडी का फ़ोन आया, और जब फ़ोन आया फॉर एग्जाम्पल तो मैंने उठा के रिसीव, तो मेरे पापा ने पूछा बेटा तू कार चला रहा है क्या, आर यू ड्राइविंग कार, मैंने बोला नो आई एम नॉट ड्राइविंग। अब मैंने बोला कि मैं कार में हूँ, आई एम इन द कार बट आई एम नॉट ड्राइविंग, डेफिनेटली माई फादर मस्ट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी कि फिर कार कौन चला रहा है, हु इज ड्राइविंग द कार, ऐसे बनेगा हु इज ड्राइविंग द कार, कि कार कौन चला रहा है। तो ऐसे अगर आपको प्रोग्रेस, अब जवाब वैसे ही देना, अगर वो काम आप ही कर रहे हो तो आई एम से जवाब आएगा, अगर वो काम थर्ड पर्सन व्यक्ति कर रहा है तो इज से जवाब आएगा, और अगर उसमें मोर देन वन पर्सन है तो फिर आर से जवाब आएगा, ये ध्यान रखना। यानी अगर वहां पे यू, वी और दे हुए तो फिर आर आएगा, ये ध्यान रखना। एक्शन में आईएनजी आएगा, क्लियर। तो ऐसे हमें बनाना है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते, एक लाइफ बना लिया,
दूसरा प्रोग्रेस बना लिया। वर्क फिनिश का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वर्क फिनिश जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में इफेक्ट बोलता हूँ। देखो किसी भी काम को हम फिनिश में तब तक बोल सकते हैं जब तक उस काम का इफेक्ट है, टाइम इफेक्ट है, इम्पैक्ट है आपके ऊपर। जब तक इम्पैक्ट रहता है तब तक वो डन में बोलता है, पास्ट में नहीं जाता है। तो हम इसे बनाते हैं, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा मेरी बात। जैसे सपोज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझना ध्यान से तो मजा आएगा। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते अचानक बाहर चला गया। जब मैं अचानक बाहर गया और लगभग 10 मिनट बाद जब क्लास में आया तो इस बोर्ड पे किसी ने कुछ लिख दिया उस दौरान। अब अभी मेरी क्लास खत्म नहीं हुई, माई क्लास इज नॉट डन येट। जो बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको देखकर मैंने क्लास में बैठे हुए बच्चों से पूछा कि ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है। अब देखो हिंदी पे मत जाना। जब मैं यहां बोल रहा हूं कि ये किसने लिखा है, पहले दो क्वेश्चन में हमने कौन बोला है कि सर खाना कौन बनाता है, खाना कौन बना रहा है। इस बार यहां कौन की बजाय क्या बोल रहे हैं, किसने। सर ये किसने लिखा है, इसमें भी पूछ तो पर्सन ही रहे हो ना, काम करने वाला व्यक्ति तो पूछ रहे हो। तो इसे हिंदी पे नहीं जाते, पर्सन पूछ रहे हैं ना। जब काम करने वाला इंसान पूछना है तो हुई क्वेश्चन बन रहे। ओके, जब व्यक्ति पूछना है थिंग से तो फिर व्हाट से बनेगा, मैं आगे बात करूंगा। अब जब मैंने पूछा कि ये किसने लिखा है, अब अभी भी क्लास ऑन है, क्लास खत्म नहीं हुई है। क्लास खत्म अगर हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट डे किसी से पूछूंगा तो वो पास्ट में बनेगा, लेकिन अभी भी मेरी क्लास ऑन ही है। तो इस बात को मैं पास्ट में नहीं, अभी इफेक्ट में बनाऊंगा, डन में बनाऊंगा, फिनिश में बनाऊंगा। मेरी लैंग्वेज में इफेक्ट के लिए दो टाइम वर्ड है हैव और हैज। हैव आता है आई यू वी दे, हैज आता है ही शी इट। तो इस सेंटेंस को हम फिनिश में बनाएंगे, ना कि पास्ट में, कि ये किसने लिखा है। तो हु के बाद आप क्या लगाओगे, हैज। लिखना राइट होता है और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो ऐसा बनेगा कि सर ये किसने लिखा है, हु हैज रिटन दिस। सपोज मैं जब पढ़ा रहा था तो इतनी सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई थी, अचानक मुझे आई हैड टू लीव माई क्लास, मुझे छोड़ना पड़ा, कहीं बाहर जाना पड़ा। क्लास खत्म नहीं हुई। जब मैं आफ्टर 5 या 10 मिनट्स व्हेन आई अगेन गॉट बैक टू द क्लास, देन व्हाट आई फाउंड, मैंने जब क्लास में आया तो बोर्ड पूरा इरेज्ड था, मिटा हुआ था। तो मैं पूछूंगा बच्चों से कि किसने मिटाया है, इसको किसने इरेज किया है। इफेक्ट में बनाना पड़ेगा, हु हैज इरेज्ड दिस। इरेज का थर्ड फॉर्म इरेज्ड बनता है, हु हैज इरेज्ड दिस। मेरी प्लेट रखी हुई है, उस प्लेट में मैंगो जूस है, सुनना ध्यान से। उस प्लेट में हो सकता है सैंडविच है, लेकिन अचानक मैं किसी चीज के लिए 2 मिनट वो प्लेट को ऐसे ही छोड़कर, उसमें अभी मैंगो जूस भी है, सैंडविच भी है फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं उठकर कहीं चला गया। जब मैं 2 सेकेंड 2 मिनट बाद जब वापस लौटा तो मेरी उस प्लेट में ना तो सैंडविच था ना मैंगो जूस था। उस प्लेट में जब ये नहीं था तो मेरे को यही पूछना पड़ेगा कि ये किसने खाया है, मेरा सैंडविच किसने खाया, मेरा मैंगो जूस किसने पिया है। अभी भी प्लेट वही है, आसपास के लोग भी वही हैं, अभी पास्ट नहीं हुआ है, अभी सामने है ना मोमेंट पे चीजें। तो इफेक्ट में पूछना तो बनेगा हु हैज टेकन माय सैंडविच, हु हैज टेकन माय मैंगो जूस, कि मेरा मैंगो जूस किसने पिया। समझ में आ रहा है? तो इफेक्ट में कैसे बनेगा। अच्छा, इफेक्ट के लिए वीडियो बनाया मैंने, वीडियो नंबर 6, 7, 8, 9 इफेक्ट के ऊपर, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं क्लास से बाहर हूं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और अभी क्लास खत्म नहीं हुई, लेकिन आवाज आ रही है अंदर से और बाहर में खड़ा हूं। तो मैंने अंदर नहीं आया, मैंने बाहर से पूछ लिया कि कौन चिल्ला रहा है, हु इज शाउटिंग। लेकिन जब मैं बाहर खड़ा था और आवाज भी आ रही थी तब मैंने ऐसा पूछा नहीं। लेकिन जब सडनली मैंने क्लास में वापस आया, जब आया तो क्या हुआ, बच्चे एकदम चुप बैठे हुए थे, दे बिकेम क्वाइट। अब बाहर जब था तो आवाज आ रही थी, तब मैं क्लास के अंदर जब आऊंगा तो बच्चों से पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि कौन चिल्ला रहा था, शोरगुल कौन कर रहा था। देखो, चिल्लाना शाउट होता है और शोरगुल करना मेक अ नॉइज होता है। मुझसे एक वीडियो में छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, मैंने एक दिन है ना मेक अ नॉइज की बजाय मेक द नॉइज बोल दिया था उस वीडियो में, थोड़ा आप उससे करेक्ट करिएगा, मुझे वीडियो याद नहीं आ रहा था।
उसमें मैक अ नॉइज है, शोरगुल करना है ना, उसको करेक्ट कर सकते हैं आप लोग, करेक्ट कर लीजिएगा, मेक द नॉइज नहीं, मैक अ नॉइज होता है। अब मैंने जब पूछा, मिस्टेक्स हो सकती है, आई एम ह्यूमन, डेफिनेटली चांस है, तो ये ध्यान रखना। तो मुझसे इट वॉज अ स्लीप ऑफ टंग। क्या पूछा मैंने कि कौन चिल्ला रहा था, क्योंकि अभी कोई नहीं चिल्ला रहा, अभी तो सब चुप है ना। जो चिल्ला रहा था वो बात प्रोग्रेस की है, लेकिन अब हमारे लिए वो बात प्रोग्रेस कहां की हो गई, पास्ट। पास्ट के प्रोग्रेस के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए बहुत अच्छे से, वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट। वहां 2 टाइम वर्ड होते हैं, वॉज एंड वर। वॉज किसके लिए होते हैं, आई ही शी इट। वर किसके लिए होता है, यू वी और दे। ठीक है, अब थर्ड पर्सन वाला रूल्स लगाना है तो ये लगाएंगे, क्योंकि ही शी इट के लिए वॉज होता है। तो ऐसे बनेगा, हु वॉज शाउटिंग, एक्शन में आईएनजी आएगा। तो ऐसे बोलेंगे कि कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज शाउटिंग। शोरगुल कौन कर रहा था, हु वॉज मेकिंग अ नॉइज। अब ये ऐसा कब होता है, थर्ड पर्सन वाला रूल्स जब हम लगाते, जब डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पर्सन से बना है, सॉरी, हाँ, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन वर्ड से बना है और पर्सन नहीं है, तब ऐसा होता है। ये चीज ध्यान रखना, जब हम हु को यूज करते हैं इस केस में, तो हमें ध्यान रखना होता है कि इसके आगे कुछ नहीं, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन हु से बना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे बीच में हु आते हैं, बीच में व्हाट आते हैं, बीच में विच, लेकिन आगे कुछ ऐसे आते हैं, द पर्सन हु, द पीपल हु, है ना, है ना, ध्यान रखना, द बुक विच, द बुक दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, वो हम बाद में और कभी बात करेंगे। अभी बहुत हमारे पास पढ़ने के लिए और सीखने के लिए है। ये मेरा शायद वीडियो नंबर 37 है, क्लास नंबर 30। अभी तो बहुत कुछ है, लगभग मुझे लगता है, जहाँ तक ख्याल है कि 80-90 वीडियोस आएंगे, कम से कम 80-90 बनाने में, तो मैं कितने भी बना लूँगा। वैसे ये सीरीज स्टॉप नहीं होगी, चलता रहेगा, सीखते रहिए आप मेरे साथ। तो जानते ऐसा बनेगा, हु वॉज शाउटिंग। सर कौन आ रहा था, मैंने 2 दिन पहले आपको रेलवे स्टेशन पे देखा था, तो कौन आ रहा था वहाँ पे, हु वॉज कमिंग। मैंने बोला खाना कौन बना रहा था, हु वॉज मेकिंग फूड। कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग। ये ध्यान रखना था, ऐसे बनेगा। तो ये भी बना दिया मैंने और ये भी बना दिया। अब फ्यूचर का यहां बनाना सेंटेंस बहुत इजी है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनिएगा। मैंने बोला कि 38 और 39 नंबर क्लास जो है, वो जब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो उसमें ऐसा होगा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वीडियो रहेंगे, बट कोई और पढ़ाएगा। तब आप पूछ सकते हैं सर फिर आप नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा। ठीक है, मैंने अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों को बोला किसी दिन कि देखो मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 days, बट देर इज़ नो हॉलीडे, देर विल बी समबडी हु विल लुक आफ्टर योर क्लास, या हु विल टेक केयर ऑफ योर क्लास। तो फिर बच्चों ने पूछ लिया कि सर 2 दिन क्लास कौन लेगा। क्या पूछा उन्होंने कि सर 2 दिन क्लास कौन लेगा। अब ये सेंटेंस कहाँ का हुआ, तो ये फ्यूचर का हुआ है, ये फ्यूचर का हुआ है ना। फ्यूचर क्यों हुआ ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्यूचर पढ़ा, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वीडियो वो व्यक्ति देख रहा है जो मेरे स्टार्टिंग से सारी सीरीज देख रहा है। पहला तो मैं ये मान रहा हूं। दूसरा, मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ आप खाली हु पढ़ने के लिए आए हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं आए, ये आपको आते हैं, ये बात भी समझना। तो क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे बनेगा हु। अब फ्यूचर में कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा ये 4 जगह है बस, 1 2 3 और 4। यहाँ तो विल से ही बनेगा क्वेश्चन, तो हु विल, और विल के बाद तो ओनली एक्शन आता है, तो एक्शन आता है, ऐसे बनेगा। तो मैंने बोला सर क्लास कौन लेगा, हु विल टेक द क्लास। सर आपकी अब्सेंस में आप बोल रहे कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो फिर आपके क्लास का ध्यान कौन रखेगा, हु विल टेक केयर ऑफ योर क्लास। आई बात समझ में। मेरी मम्मी ने मुझे बोला बेटा मैं कल है ना खाना नहीं बनाऊंगी फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने बोला कौन बनाएगा, हु विल मेक फूड। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो फिर मुझे कौन इनवाइट करेगा, हु विल इनवाइट मी। मैंने बोला कि पापा आप मुझे नहीं समझाएंगे तो मुझे कौन समझाएगा फिर, हु विल मेक मी अंडरस्टैंड। अभी मेक वाला कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, तो इसका थोड़ा सा वेट करिएगा। यस,
मैंने बोला आप नहीं दिलाओगे तो मुझे कौन दिलाएगा? हु विल बाय मी या हु विल गेट मी, दोनों चीज बन जाएंगे। अच्छा, अभी तो मैं ओनली यहाँ पे पर्सन फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ एक केस और हो सकता है, यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जरूर आ सकता है, यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकता है, हम बात करेंगे आगे। तो ऐसा बनेगा हु विल, ऐसा बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझने की जरूरत है। बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ओके। तो ये चीज हमें ध्यान रखना। बढ़े यहाँ से आगे, चलो आगे बढ़ते। लास्ट समझना ध्यान से। सपोज मैं आज स्कूल गया, एग्जाम्पल, लंच बॉक्स लेकर गया। जब व्हेन आई फिनिश्ड माय लंच बॉक्स या व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग माय लंच, व्हाट हैपेंड विथ मी? द फूड, द वेजिटेबल वॉज वेरी स्पाइसी, बहुत तीखी थी। यूजुअली आई अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड या आई अवॉइड टेकिंग स्पाइसी फूड, बट दैट डे व्हाट हैपेंड, द वेजिटेबल वॉज वेरी स्पाइसी and I did not take vegetable that day. I only took chapatis with something. I finished my chapatis, but I did not finish the vegetable. When I got back from school, जब मैं स्कूल से वापस आया, आते ही पहला क्वेश्चन मेरा उस दिन उस सब्जी के रिगार्डिंग जरूर होगा, और वो यही होगा कि आज सब्जी किसने बनाई थी। मैं यही पूछूंगा अपनी मदर से या अपने घर में किसी से भी कि आज वेजिटेबल किसने बनाई थी। थैंक यू। अब इसका अभी कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कब पूछ रहा हूँ? स्कूल की घटना है, सब्जी सुबह बनी थी, मैं स्कूल से आया उसके, तो वो बात कोई इफेक्ट में नहीं है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहाँ बनेगा? पास्ट। नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं कल कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं आया, और वो नहीं आया और वो आज आया। जब वो आज आया तो उसने किसी बच्चे से पूछा कि कल सर ने क्या पढ़ाया था? व्हाट डिड सर टीच यस्टरडे? बोले यार एक्चुअली क्या हुआ, कल तो सर आए नहीं थे, सर डिड नॉट कम यस्टरडे। तो फिर उसने पूछ लिया फिर कल की क्लास किसने ली? सर नहीं आए थे तो क्लास किसने ली? अगर सर ने नहीं पढ़ाया तो फिर किसने पढ़ाया? सर ने क्लास नहीं ली तो फिर किसने क्लास ली? समझ रहे मेरी बात? किसने मतलब पर्सन ही है, हिंदी नहीं। वो कौन हो या किसने हो, मतलब काम को कौन करता है। अगर ऐसा पूछे कि काम किसने किया तो दोनों में व्यक्ति ही पूछ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन हु से ही बनेगा। समझिएगा मेरी बात। मैंने जब पूछा कि ये सब्जी किसने बनाई, कल की क्लास किसने ली, मेरे पास कोई क्रिकेट बैट है, बहुत टाइम से मैं खेला नहीं हूं, लेकिन एक दिन जब मैंने बैट उठाया तो बैट का हैंडल और नीचे वाला पोर्शन दोनों अलग अलग। तब मैं अपनी मदर के पास गया, आई वेंट टू माय मदर एंड आई आस्क्ड हर कि मम्मी मेरा बैट किसने तोड़ा है? ये मेरा बैट किसने तोड़ा? अभी तो बहुत टाइम से टूटा हुआ पड़ा है ना, ये कोई इफेक्ट नहीं है। ये काय में पूछेंगे आप? पास्ट में पूछेंगे। तो पास्ट में जब बनाना है, पास्ट के काम करने वाला पर्सन पूछना है कि ये काम किसने किया। तो अब देखो, पास्ट में तो एक ही टाइम वर्ड है डिड, तब हु के बाद डिड लगा देते हैं, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीछे एक्शन लगा देते हैं। क्योंकि डिड के बाद एक्शन ही आता है, तो हु लगा दिया, फिर डिड लगा दिया, पर्सन तो है ही नहीं ना, तो एक्शन नहीं आएगा। अब यहां भी हमें यही ध्यान रखना है, किसके जैसा? वो हु डज जो हमने बनाया था ना स्टार्टिंग में, उसके जैसा। यहां भी ये डिड यूज नहीं होगा, क्योंकि ये बोलने में ऐसा नहीं बोलते कि हु डिड मेक वेजिटेबल, हु डिड टेक द क्लास, हु डिड टीच, ऐसा यूजुअली बोलते नहीं। तो फिर क्या बोलते? तो इस फॉर्मेट में बोलते हैं हु। अब क्या हटा रहे? डिड। तो इसका एट्रीब्यूट, इसका फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एसेंस तो देना पड़ेगा ना इसके साथ। तो क्या करेंगे हम? डिड हटा रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे। पास्ट में जब बोलोगे ना आप कि ये काम किसने किया, तो हु के बाद डायरेक्टली एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाना। तो ये दो जगह ध्यान रखना है आपको। ऐसा आपको दो जगह ध्यान रखना है कि एक तो पास्ट में और एक लाइफ में। लाइफ में एस या ई एस आता है,
और पास्ट में हु के बाद डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म, लेकिन आता कैसे वो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइम वर्ड डीड होता है तो हम यहाँ डीड यूज नहीं कर रहे हैं। तो डीड क्या है, एक टाइम वर्ड है और ये अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो हु एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। तो ऐसा बनेगा कि आज वेजिटेबल किसने बनाई थी, हु मेड वेजिटेबल टुडे। कल किसने पढ़ाया था, हु टॉट यस्टरडे। वो क्लास किसने ली थी, हु टुक द क्लास। खाना किसने बनाया था, हु मेड वेजिटेबल, सॉरी हु मेड फूड। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, सुनो मेरी कोई क्लास है, आज क्लास खत्म हुई, पूरी क्लास खत्म होने के बाद जब सब बच्चे चले गए, फॉर एग्जाम्पल रात को ऐसे ही जब मैं क्लास में आया इवनिंग में, तो मैंने देखा कोई टेबल टूटी हुई, 2 दिन पहले और कल तो नहीं थी, तो आज ही दिखी। अब तो कोई क्लास भी बाकी नहीं, ना कोई बच्चे। सेकेंड जब क्लास आएगी सुबह से लेकर शाम तक, जैसे ही सबसे पहले वाली क्लास आएगी उस क्लास में मैं ये पूछूंगा कि ये देखो ये टेबल टूटी हुई है, कल ही टूटी है, किसने तोड़ा इसको, इस टेबल को किसने तोड़ा। तोड़ना ब्रेक होता है, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक होता है। तो बोलूंगा हु ब्रोक द टेबल या हु ब्रोक दिस टेबल, किस टेबल को किसने तोड़ा। उन्होंने बोला सर हमने नहीं तोड़ा। तो फिर जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो भी उसमें ये पूछूंगा कि टेबल किसने तोड़ी, हु ब्रोक द टेबल। आई बात समझ में, तो ऐसा बनेगा। मैंने बोला कि मम्मी मेरा बेड किसने तोड़ा, हु ब्रोक माई बेड, कि मेरा बेड किसने तोड़ा। तो ऐसे हमें सेंटेंस बनाना है, हमें बनाते आना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब एक छोटी सी लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन वाली, थर्ड पर्सन यानी ही, शी और इट। लाइफ में बनाते हो तो लाइफ में पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप क्या करो, लाइफ के सारे सॉरी जितने भी सेंटेंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव लिख लो। ये लाइफ का हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में ही शी इट लगे। थर्ड पर्सन वाले मेथड लिख लो, इज, एक्शन में आईएनजी लगा दो। अच्छा थोड़ी प्रैक्टिस करना सेंटेंस बनाना। फिर ही शी इट, वर्क फिनिश लिखो, हैज, एक्शन का थर्ड फॉर्म। फिर वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट बना लो, तो ही शी इट वॉज, एक्शन प्लस आईएनजी। फिर आप फ्यूचर बना लो, तो ही शी इट, चलो फ्यूचर छोड़ देते, पास्ट बना लेते हैं, एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। ये पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहा हूं। फ्यूचर यहां बना लेते हम, ही शी इट विल। आप सभी के साथ ऐसा कर सकते हो, के साथ हो के लिए बनाना है। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस लिख। थर्ड पर्सन वाले क्यों लिखे, क्योंकि थर्ड पर्सन का ही रूल्स लगा रहे हैं। अब इनमें तो सब में पर्सन है, सब में पर्सन है। अब हमें क्या सीखा आज, हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न टुडे इन टुडेज क्लास, कि जब पर्सन पता करना है, पर्सन नहीं है तो क्या क्वेश्चन वर्ड लगाना है, हु। तो सब जगह से हटा दो हु, सॉरी पर्सन हटा दो और पर्सन हटाकर हु लगा दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना। तो ये बन गया हु विल एक्शन, लाइफ में बनेगा हु एक्शंस, प्रोग्रेस में बनेगा हु इज एक्शनिंग, फिनिश में बनेगा हु हैज, पास्ट में बनेगा हु वॉज, और ओनली पास्ट, अच्छा पास्ट में वर्क इन प्रोग्रेस में हु वॉज, और ओनली पास्ट में हु एक्शन पर सेकेंड। कोई डाउट है तो आप मुझसे बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, आई विल मेक इट क्लियर अगेन एंड अगेन। आया समझ में? आई होप you must have understood all the concept of today's class, must have enjoyed this, okay? So please थोड़ा सा कमेंट करने में कंजूसी ना करें, लाइक करने में भी कंजूसी ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू in next video. Thank you guys, thank you everybody.